मेरी बेबी प्रेग्नेंट थी और मेरी माँ ताकतवर पोता पाने के लिए मेरी बेबी को हर्ष में गधी का मीट खिलाते पिलाती थी। और फिर जब बच्चे का जन्म हुआ तो पूरे अस्पताल में डॉक्टरों की चीख पुकार मच गई, क्योंकि हम दो भाई और एक बहन थे। मेरी माँ ने हम सभी की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। माँ ने जीवन में सिर्फ संघर्ष ही किया था। उन्होंने हम तीनों भाई बहन की परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। मेरी माँ की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी, लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही मेहनती थे। वह मुंबई में आकर कपड़े सिलाई का काम करने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका वह काम निकल पड़ा। पापा सिलाई करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे, जिस पैसे से माँ ने हम तीनों भाई बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाया और इस काबिल बनाया कि आज हम लोग अपने पाँव पे खड़े हैं और अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। मेरी तनख्वाह भी अच्छी है, सभी कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन घर में मम्मी जो कहती थी वही होता था। उनके आगे किसी की भी कुछ नहीं चलती थी। मेरी मम्मी ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाई थी और मैं अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी करके बहुत ही खुश था। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी और बहुत ही संस्कारी थी। वह मेरी माँ का कहना हमेशा माना करती थी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे, परंतु मैं अभी तक बाप नहीं बन पाया था। अब तो आस पड़ोस वाले भी माँ को कहने लगे, अब आपको दादी बन जाना चाहिए। और फिर माँ भी अब मेरी पत्नी को हमेशा कहने लगी कि 3 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी के, अब तुम लोग कितना दिन और परहेज करोगे? अब बहुत परहेज कर लिए, अब इस घर पे बच्चा आ जाना चाहिए। पत्नी बेचारी चुपचाप माँ का कहना सुन लेती थी। आज सुबह सुबह का टाइम था। मैं उठा था तो मेरे कमरे मेरी पत्नी मौजूद नहीं थी। यह देखकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि आखिर मेरी पत्नी राधिका कहाँ चली गई, क्योंकि जब भी मेरी आंखें खुलती थी तो वह अपनी पत्नी राधिका को अपने पास खड़ा पाता था। मेरे जागने के बाद मुझे नाश्ते के बारे में पूछती थी, मेरा हाल चाल पूछती थी, मगर आज राधिका कमरे में मौजूद नहीं थी। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन इन 4 सालों में आज तक राधिका बिना कुछ बताए सुबह के समय कमरे से कहीं नहीं जाती थी। राधिका ने आज तक मुझसे इस तरह से बदला नहीं लिया था, मगर आज कमरे में बिल्कुल मैं अकेला था। न जाने क्यों मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। और फिर जब अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आया तो देखकर और भी आश्चर्यचकित हो गया कि सारा घर खाली पड़ा था। घर में कोई भी नहीं था। ना ही माँ कहीं नजर आ रही थी और ना ही राधिका कहीं नजर आ रही थी। मैं माँ के कमरे में गया भी था, लेकिन माँ के कमरे में ताला लगा हुआ था। मैं तो यह सब देखकर परेशान हो गया, क्योंकि आज तक ऐसी नौबत नहीं आई थी। आखिर मुझे छोड़ के ये लोग कहाँ चले गए? अब तो मेरे दिल में तरह तरह की बातें आने लगी थी। मुझे लगा कहीं परिवार में किसी का देहांत तो नहीं हो गया, लेकिन फिर सोचा अगर किसी का देहांत हुआ होता यह लोग मुझे जरूर ही बताते। मैं बाहर आया तो पूरा घर बिखरा पड़ा था। चोरी डकैती तो नहीं हो गई? मेरे दिल में यह भी बात आई। तभी घर के अंदर राधिका और मेरी माँ दोनों ही दाखिल हुए। जैसे ही मेरी नजर उन दोनों पर पड़ी, माँ के पास चला गया और बोला, आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रहा था। मेरी पत्नी तो नजर झुका ली, लेकिन मेरी माँ मुझे बोली, बेटा तुम्हें मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, और वह ऐसी खुशखबरी है जिसे सुनने के बाद तुम खुशी से झूम उठोगे और भगवान के चरणों में जाकर गिर जाओगे। मेरी माँ मुझे बहुत ही खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे राधिका को देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर ही बात कुछ और ही है, क्योंकि अगर ऐसी कोई खुशी की बात होती तो राधिका का चेहरा इतना उतरा हुआ नहीं रहता। मुझे सास बहू के तेवर में जमीन आसमान के अंतर दिखाई दे रहे थे। मेरी पत्नी जितना परेशान थी, मेरी माँ उतना ही खुश लग रही थी। बेटा, भगवान तुम्हें बाप बनाने वाला है। तुम जितना भगवान के धन्यवाद करोगे उतना ही कम है। मेरी माँ ने मेरे हाथ को चूमकर यह बात कही। मेरा दिल जोर से धड़क उठा था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, मगर मेरी पत्नी के चेहरे पर कोई खुशी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने अपना सर झुका लिया और वह बहुत ही परेशान लग रही थी। मैंने पत्नी से पूछा, राधिका क्या तुम्हें औलाद की खुशी नहीं हुई है? मैंने उसे सवाल किया तो वह सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई। तो माँ कहने लगी, बहू शर्मा गई है। अगर यह तो मैं जानता था कि राधिका शर्माने से ज्यादा परेशान लग रही थी। उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी, मगर उसकी आंखों को देखकर मैं जान गया था वह काफी परेशान है। मुझे राधिका की परेशानी की वजह मालूम नहीं थी। मैं तो बस चुपचाप से माँ के साथ खुशी बना ली थी, क्योंकि मैं बहुत
माँ बहुत ही खुश लग रही थी, लेकिन राधिका की वजह से मेरा दिल बहुत ही उदास हो गया था। मैं कमरे में उससे बात करने के लिए गया तो मैंने देखा कि वह कमरे में ना होकर बाथरूम में थी। वह शायद नहा रही थी, क्योंकि मुझे शॉवर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद जब राधिका नहाकर बाहर निकली तब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं इंतजार कर रहा था वह मुझे अपनी तरफ से कुछ बताए, लेकिन वह बस एकदम से खामोश थी। अब मुझे रहा नहीं गया और अब मैंने ही उससे पूछा, क्या बात है राधिका, तुम इतनी खोई खोई और परेशान क्यों लग रही हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुम तो मुझसे यूं नजरें चुरा रही हो जैसे कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मुझे राधिका का यह तेवर पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि आज इतनी बड़ी खुशी का दिन था, लेकिन मैं इस खुशी के मौके पर राधिका को डांटना नहीं चाहता था। और अब मैं भी चुपचाप राधिका के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद ही राधिका कमरे से बाहर चली गई और फिर कुछ देर के बाद वह वापस कमरे में आई। तब मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें हमारे इस आने वाले बच्चे की खुशी नहीं? मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आप इतना ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। मैंने राधिका की बातों पर यकीन तो कर लिया, मगर यह बात मेरे दिल को चुभ गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर राधिका को कौन सी बातें बुरी लग गई है, और मैं बस चुपचाप अपनी माँ के तेवर को देख रहा था, क्योंकि एक माँ ही थी जो मुझसे दिल खोलकर बातें कर रही थी। राधिका तो ना जाने क्या हो गया था। मेरी पत्नी एकदम से चुप हो गई थी। फिर तभी माँ ने मुझसे कहा, बेटा 20,000 दे दो, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी को पूरे 9 महीने तक बकरी का मीट खिलाना है, क्योंकि अगर जब तक बकरी की मीट नहीं खाएगी पिएगी उसके शरीर में जान ही नहीं आएगी। तुम देख नहीं रहे हो तुम्हारी पत्नी कितनी थकी थकी सी लग रही है। उसके शरीर में खून की कमी है। जब तक वो मीट नहीं खाएगी तब तक उसके बदन में खून नहीं बनेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए ताजा बकरी का मीट लेकर आऊं, अपने हाथों से मीट बनाकर पूरे 9 महीने तक बहू को खिलाऊं। तभी तो बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। माँ की बातें सुनकर मुझे अजीब लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माँ आखिर एकदम से कैसे बदल गई, जबकि माँ तो कभी भी राधिका की परवाह नहीं करती थी। परंतु आज माँ कह रही थी कि वह खुद बाजार जाकर मीट लाएगी और उसका सूप बनाकर राधिका को पिलाएगी। यह वही माँ थी जो अपनी बहू को कहा करती थी, हमने भी अपने जमाने में बच्चा पैदा किए हैं, मगर कभी भी आराम की इच्छा नहीं हुई है। और आज मेरी माँ मेरी पत्नी से कह रही थी, बेटा जाकर आराम करो, तुम्हें किचन में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह खुद ही पकाऊंगी। माँ की यह बात से मैं और भी हैरान हो गया था, क्योंकि मेरी माँ इतनी नरम दिल की कभी भी नहीं थी। आज माँ को देखकर लग ही नहीं रहा था कि मेरी वही पहली वाली माँ है। आखिर माँ एकदम से कैसे बदल गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले माँ बहू से कह देती थी, मैं तुम्हें खाना कभी भी परोस कर नहीं दूंगी, लेकिन आज माँ के तेवर ही बदल चुके थे। कहने लगे कि मैं बहुत का खुद ख्याल रखूंगी, इसी वजह से तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ की बात मुझे अजीब तो लग रही थी, मगर मैं नजरअंदाज कर रहा था। खैर इस टाइम मैंने माँ को 20,000 दिए और वो बाजार चली गई। माँ के जाने के बाद मैंने राधिका से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह तो मुझसे बात ही नहीं करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है और मुझे कुछ बताना नहीं चाहती है, लेकिन मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बस यही चाहता था कि राधिका अपनी जिंदगी में खुश रहे, क्योंकि अगर वह खुश रहेगी तो हमारा आने वाला बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। बस अब मेरी इतनी ही आरजू थी। मैं अब राधिका से कोई भी बात नहीं की। शाम का टाइम था, 5 बजने वाले थे। मैं माँ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि माँ अभी तक बाजार से नहीं आई थी। टाइम पास करने के लिए मैं टीवी देखने के लिए बैठ गया और फिर अचानक से ही दरवाजे पर आहट हुई। मैंने देखा कि माँ कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने एक बड़ा सा काले रंग का पॉलिथीन पकड़ा हुआ था। मैंने पूछा, माँ यह क्या चीज है? माँ बोली, बेटे मैं मीट लेकर आई हूँ तुम्हारी पत्नी के लिए, आखिर अब उसका ख्याल भी तो रखना है। माँ ने बड़े ही अजीब अंदाज से यह बात कही थी। मैं माँ के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता था, लेकिन पता नहीं आज मैं माँ को जिस रूप में देख रहा था उसे देखकर मुझे लग रहा था कि माँ कुछ ज्यादा ही मक्कार और चालाक लगने लगी है। उनके चेहरे पे एक अजीब ही कुटिल सी मुस्कान थी। खैर मैं चुपचाप बस माँ की तरफ देखे जा रहा था। फिर माँ मुझे कहने लगी, देखो यह काले रंग का पॉलिथीन है जिसमें कि मीट है, इसे ऊपर वाले डीप फ्रिज में रख रही हूँ। अगर यह मीट मैं सिर्फ बहू के लिए लेकर आई हूँ, यह मीट सिर्फ बहू ही खाएगी, तुम लोगों के लिए मैं अलग से मुर्गा का मीट बना दूंगी।
पर यह मीट सिर्फ बहू ही खाएगी और इस बात का तुम लोग ख्याल रखना, वरना लोग क्या कहेंगे। हम अपनी बहू का इस समय ख्याल भी ना रख सके, आगे किसी तरह की कोई ऊंच नीच हो गई तो समाज वाले हमें ही ताना देंगे। न जाने क्यों आज माँ बड़ी बड़ी और बहुत ही अलग किस्म की बातें कर रही थी। अब उन्होंने मीट को फ्रिज में रख दिया और घर में सभी को बता दिया यह मीट सिर्फ राधिका के लिए ही है, क्योंकि राधिका बच्चा पैदा करने वाली है, इसलिए उसे यह मीट खाना जरूरी है। डॉक्टर के कहे अनुसार मैं राधिका के लिए ताजा और बहुत ही महंगे वाली बकरी के मीट लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे माँ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि माँ ने आज तक कभी भी महंगा वाला कोई भी सामान नहीं लाया था। फिलहाल आज सारा दिन यूं ही बीत गया, मगर अगले ही दिन माँ ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि उसने हम लोगों को कहा था कि जब तक वह किचन में मीट बनाती है कोई भी किचन में मत आना। मुझे माँ के इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि फिलहाल माँ तो सारी चीज हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही कर रही थी। मैंने माँ की बात मान ली, लेकिन जब माँ किचन में मीट बनाने लगे तो उसे मीट से अजीब तरह की बदबू निकल रही थी। मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा, डॉक्टर के कहने अनुसार मैं मीट बना रही हूँ, इससे थोड़ा बहुत स्मेल तो आएगा ही, लेकिन यह बहुत ही फायदेमंद है और तुम देखना जब बहू इस मीट को खाएगी उसे बहुत ही अच्छा लगेगा और होने वाला बच्चा एकदम से तंदुरुस्त और खूबसूरत होगा। माँ ने मीट बनाकर खाने के मेज पर रख दिया और हम सभी को खाने के लिए बुलाने लगी। जब हम लोग खाना खाने के लिए आए वह मीट मुझे बहुत ही अजीब तरह का लग रहा था। माँ ने मेरी पत्नी को खास तौर पर वह मीट खाने को कहा, मगर मुझे उस मीट को देखकर ही बड़ी ही घिन महसूस हो रही थी। मीट तो मैं खाता था, पर यह मीट मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मेरी पत्नी ने भी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसे अभी मीट खाने का मन नहीं है, मगर माँ तो अपनी जिद पर ही अड़ी थी। माँ कहने लगी, क्या हो गया बेटा, मैंने कितनी परेशानी के साथ यह मीट बनाया है, वह भी विशेष तुम्हारे लिए। मैं इसे इतने महंगे दाम पर मार्केट से खरीद कर लाई हूँ और तुम कह रही हो कि अभी तुम्हें खाने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, गलत चीज सुबह शाम खाते रहते हैं और जो चीज सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं वह खाना पसंद ही नहीं करते हैं। माँ का लंबा चौड़ा भाषण स्टार्ट हो चुका था। अब बेचारी राधिका किसी भी तरफ मीट खाने लगी। मुझे उस पर बहुत ही तरस आ रहा था। माँ ने उसे इतना डराया धमकाया कि वह यह मीट खाने को मजबूर हो गई थी। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता था। राधिका ने चुपचाप ना चाहते हुए भी उस मीट को खा लिया, परंतु उसके बाद ही राधिका के तेवर बदल गए। जब हम लोग कमरे में गए तब राधिका के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह मुझे कहने लगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लगता है कि मुझे अब उल्टी आ जाएगी और मेरे पेट में बहुत ही जलन हो रही है। मैं राधिका की बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गया। बाहर माँ खड़ी हमारी सारी बातें सुन रही थी। फिर माँ कमरे में आई और राधिका को तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अभी तुम्हारे शुरू शुरू के दिन है। इन दिनों औरतों की तबीयत वैसे भी खराब रहती है, बात बात पर डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हें वहम हो जाएगा, इसलिए अच्छा है बस अपना ख्याल रखो, आराम करो, तुम कुछ ही देर में ठीक हो जाओगी। मेरी पत्नी राधिका फिर माँ की बात सुनकर चुप हो गई, क्योंकि उसका बस नहीं चल रहा था। वह चुप हो गई थी, लेकिन इंसान ज्यादा देर अपने जिस्म की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अभी हफ्ता ही बीता था कि मेरी पत्नी की तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने, उसे इतनी तकलीफ होती थी कि बिस्तर पर आराम से सो भी नहीं सकती थी। बार बार मुझसे कहती थी कि डॉक्टर के पास चलना है, अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी, लगता है तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है, तुम मेरे पति होकर मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो, आपको आखिर क्या हो गया है। मैंने अपनी पत्नी की बातों को सुना तो मेरे अंदर एहसास जाग उठा कि अब मैं अपनी पत्नी को और भी तकलीफ में नहीं रहने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे माँ से बगावत ही क्यों न करना पड़े। मैं राधिका को गाड़ी में बिठाया और कहा, चलो आज मैं तुम्हें अस्पताल लेकर ही जाऊंगा। माँ ने मुझे बहुत ही मना किया, मगर मैं नहीं रुका, क्योंकि यह हमारा पर्सनल मामला था, इसमें उनका बोलना जायज नहीं था। हम लोग गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुंच चुके थे। मैंने देखा कि मेरी पत्नी की सांस बहुत ही फूल रही थी। डॉक्टर ने मेरी पत्नी का चेकअप किया तो उन्हें मुझे कहा, लगता आपकी पत्नी डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार हो गई है, इसकी वजह से होने वाले बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। डॉक्टर ने हमें यह भी बताया मेरी पत्नी के खून में चर्बी बढ़ने लगी है, इसलिए इसे चर्बी वाला खाना नहीं खाने दिया जाए।
और साथ ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। मैं तो डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी पत्नी तो बहुत ही सीधी सादी थी, कभी उसे कोई ऐसी वैसी शिकायत नहीं हुई थी, मगर अब उसके बदन में भी चर्बी बढ़ने लगी थी। यह बात बड़ी ही खतरनाक थी। मैं पत्नी को लेकर घर आ गया तो मैंने देखा कि माँ मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही कहने लगे, क्या बता दिया तुमने डॉक्टर को? तुम लोगों ने भगवान पर विश्वास नहीं किया, अपनी माँ पर विश्वास नहीं किया। तुम जैसे लोग ही सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होते हो। अब देख लेना, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं होगा। उसे पैदा तो होने दो और इस दुनिया में आने तो दो। तुम दोनों पछताओगे। तुम दोनों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लोग पूरे रास्ते पर चल चुके हो। एक बार तुम्हारी अपनी औलाद इस दुनिया में आ जाए, तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने अपनी माँ की बात को नकारा है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी। और न जाने माँ क्या क्या हमारे होने वाले बच्चे के बारे में कह रही थी। माँ का व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। माँ इतने गुस्से में थी कि मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि माँ अब हम लोगों से बिल्कुल भी बातें नहीं करेगी। एक सप्ताह तो कम से कम किसी भी हालत में नहीं करेगी, क्योंकि जब भी उन्हें ज्यादा गुस्सा आता था तो फिर वह 1-2 हफ्ते तो बात करने ही नहीं थी। अपना खाना पीना भी सबसे अलग कर लेती थी, हमारे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती थी। मगर इस बार तो सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा था। रात होते ही मेरी माँ फिर से मीट बनाकर ले आई और मेरी पत्नी को देने के बाद बोली, बेटा, मैं उस टाइम गुस्से में थी। मैंने जो भी बोला मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, हमारे आने वाले बच्चों का ख्याल रखो, तो बहुत ही खुशी होगी। हमारे घर में एक नया मेहमान आएगा। हम कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे जिससे तुम्हें परेशानी हो। माँ का बदला हुआ व्यवहार देख मैं बहुत ही परेशान था और हैरान भी था। मैंने उस टाइम उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मगर अब मुझे उन पर शक हो रहा था कि जरूर ही हम लोगों के साथ कोई न कोई खेल खेल रही है। अब मैं अपनी माँ पर नजर रखने लगा। वो जहां पर भी जाती मैं उनका पीछा करने लगा, क्योंकि मुझे बात तो पता चल ही गई थी कि माँ ज्यादा टाइम बाहर ही बिताती है और घंटों घर से बाहर रहती है। मेरे दिमाग में अब माँ के लिए गलत गलत सोच बढ़ती ही जा रही थी। मैं अपने आप को खुद ही समझा नहीं पा रहा था कि आखिर मैं अपनी माँ पर शक क्यों करने लगा। मेरे दिमाग में गलत सोच उभर कर आ रहे थे। इधर मेरी पत्नी राधिका भी मुझे कोई बात नहीं बता रही थी, मैं उसके जरिए ही कोई जानकारी ले पाऊं। इसलिए जो करना था मुझे ही खुद ही करना था। अब मैं अपनी माँ पर गहरी नजर रखे हुआ था। शाम के 7 बजे का टाइम था। इस टाइम बाजार में बहुत ही ज्यादा चहल पहल रहती थी और माँ हमेशा इसी टाइम घर से गायब रहती थी। इसमें घर में भी सभी लोग अपने अपने काम में बिजी रहते थे। माँ इसलिए इस टाइम गायब रहती थी ताकि किसी को भी काम के कारण माँ का ख्याल ना आए। आज शाम मैंने देखा कि माँ करीब 7 बजे सभी लोगों से आंखें बचाकर घर से बाहर निकल रही थी। लेकिन जब माँ घर से बाहर निकली तब उनके हाथ खाली नहीं थे। उनके पास एक छोटा सा बैग था जिसको उन्होंने अपने साड़ी के पल्लों में छुपा कर रखा था। मैं बार बार माँ पे नजर रखा हुआ था, क्योंकि मैं अपनी माँ को सख्त और नजरों से देख रहा था। मैंने देखा कि घर से निकलते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर भी घर की तरफ देख रही थी कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। मैं माँ का लगातार पीछा कर रहा था। अब मैंने देखा कि जब माँ सड़क पर जा रही थी तब उन्होंने अपने बैग में से एक लाल कलर की चुन्नी निकाली और उसे अपनी साड़ी के ऊपर रख लिया। वह चुन्नी बिल्कुल रेड कलर का था। माँ अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी और मैं माँ का लगातार पीछा कर रहा था। मैं माँ का पीछा करते करते करीब 3 से 4 किलोमीटर घर से दूर आ गया था। माँ बहुत ही तेजी के साथ चली जा रही थी। पहले तो मेरे मन में आया कि मैं सीधा जाकर माँ से पूछूं आखिर वो इतनी रात को कहाँ जा रही है। लेकिन फिर एक पल मन में ख्याल आया कि हो सकता है माँ मुझे सच ना बताए, इसलिए मैं चुपचाप उनके पीछे चला जाऊं। फिर थोड़ी ही देर बाद माँ एक झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गई। मैंने देखा कि झोपड़ी के बाहर जमीन पर एक गधा मरा हुआ पड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अभी की अभी बलि दिया गया हो। माँ झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही आवाज देने लगी और फिर उस झोपड़ी से एक आदमी बाहर आया। माँ उसे कहने लगी, जल्द से जल्द मुझे 5 किलो इस गधे के मीट दे दो। सारी मीट तो मैं खरीद नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस गधे के मीट का पूरे पैसा जरूर ही दे जाऊंगी, ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो। फिलहाल तो तुमने मेरे लिए अपना इतना कीमती जानवर बलिदान कर दिया। तुम इस जानवर से बहुत ही सारे काम करा सकते थे।
लेकिन बस तुमने सिर्फ मेरे लिए जानवर की बलि दे दी। मैं तुम्हारी इस मेहनत को खराब नहीं होने दूंगी। माँ की बात सुनकर वह आदमी माँ से कहने लगा, कोई बात नहीं, आप मुझे पूरे पैसे तो दे ही रही है, मैं फिर से जानवर खरीद लूंगा। माताजी, मैं आपके लिए इतना कर ही सकता हूँ। आप आराम से और तसल्ली के साथ 5 किलो मीट ले जाइए। आप बाकी के मीट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। बस आप अपने मकसद में कामयाब हो जाइए, क्योंकि माताजी मुझे आपकी जबान पर विश्वास है। उन दोनों की बातें सुनकर मेरा तो खून ही खौलने लगा। मेरे तेवर बिगड़ गए। मुझे माँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैं जल्द से जल्द झोपड़ी में पहुंच गया और तेज आवाज में माँ के ऊपर चिल्लाने लगा। अचानक से मुझे वहां पर देखकर घबरा गए। रंग भी बिल्कुल फीका पड़ गया था। उनके सर पर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर पड़ा हो। मुझे देखकर हड़बड़ा गई और बोली, बेटा तुम यहाँ पर कैसे आए? फिलहाल उन्होंने अपने आप को काफी संभालते हुए, घबराते हुए खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं उनके सारे इरादों को जान चुका था। और इधर माँ को रंगे हाथों पकड़े जाने का एहसास सता रहा था। उनकी नजरें झुकी हुई थी, परंतु उनके शब्दों में अहंकार अभी भी था। वो मुझे कहने लगी, बेटा मैं तो यहाँ गधे का मीट देखने आई थी। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि मुझे अपने कुत्ते के लिए मीट खरीदना था। तुम्हें तो पता है बाजार में मीट कितना महंगा है। मैंने कहा, माँ अब मैंने सब कुछ देख लिया है, तो तुम मुझे बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। अब माँ मुझ पर झपट पड़ी थी और कहने लगी, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी पत्नी को बकरा का मीट खिलाऊंगी? मेरी मति मारी गई है क्या? इस महंगाई के दौर में तुम्हारी पत्नी के लिए इतना महंगा मीट लेकर आऊंगी? तुम मुझे घर चलाने के लिए एक कौड़ी भी नहीं देते हो, और 20,000 भी अपनी पत्नी के नाम पर ही निकाला था। क्या मैं तुम्हारी पत्नी को इस 20,000 में बकरे का मीट खिलाती? मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए बकरे का मीट लेकर आऊं और उसे बनाकर खिलाऊं? माँ की बातें सुनकर मेरा पारा साथ में आसमान पे चढ़ चुका था। मैंने उन्हें कहा, माँ आप इस तरह से क्यों बातें कर रही हैं? मैंने आपको कब पैसे देने से मना किया था? आप जो कुछ भी कर रही हैं अपनी नफरत की वजह से कर रही हैं। इन सब में मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। क्या आपको भगवान से डर नहीं लगता है? आपने जो भी कहा और किया उसकी उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं थी। मेरे इतने कहने के बावजूद भी माँ अपनी गलती मान नहीं रही थी और बेवजह बस मुझ पर ही चढ़ी जा रही थी। अब उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम देख लेना भगवान तुम्हें कैसे कैसे दिन दिखाते हैं। तुम्हारी पत्नी जो बच्चा पैदा करेगी वह गधे का बच्चा होगा, इंसान का नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे गधे का मीट खिलाया है। तुम पर भगवान का श्राप होगा, क्योंकि तुम अपनी ही माँ को झूठा साबित कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे बीच में ही रोक दिया और मेरी सारी तपस्या को भंग कर दी। मैं तुम्हारी पहली औलाद से अपने अंदर शक्ति लाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी पत्नी और बच्चे की ही पड़ी है। तुम्हें अपनी माँ से क्या लेना देना? तुम बस अपनी पत्नी का ही ख्याल रखते हो। अब देख लेना, अब तुम्हारा कोई खूबसूरत बच्चा नहीं होगा, वह इतना बदसूरत होगा कि दुनिया उसको देखेगी भी। ये अब मैं क्या कर दिया? माँ तो अब मेरे होने वाले बच्चे को श्राप ही देने लगी थी। मेरा दिल अब टूट चुका था। मुझे डर लगने लगा था, कहीं सच में माँ की बद्दुआ मेरे बच्चे को न लग जाए। मैंने माँ से बदतमीजी कर दी थी। अब मैं माँ से कुछ नहीं बोला और चुपचाप सर झुकाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मेरे दिल में डर बैठ चुका था कि मैं ये क्या कर बैठा, आखिर में क्या करता। माँ की हरकतें देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैं उनसे लड़ बैठा था, क्योंकि बर्दाश्त करने की ताकत अब मुझ में बिल्कुल भी नहीं रह गई थी। मैं जल्द घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बहुत ही तकलीफ में थी और तड़प रही थी। मैं उसे यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने उसे पूछा तो कहने लगी, मैं बहुत ही घबरा रही हूँ। जी चाहता कि मैं अपनी मौत अपने हाथों से कर दूं। मैं इस दुनिया से अपनी मोह माया त्याग देना चाहती हूँ और अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ। मुझे अपनी पत्नी की हालत बिल्कुल भी। मैंने जल्द से जल्द गाड़ी मंगवाया और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। जब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे तब माँ भी हम लोगों के साथ आ गई थी, मगर उनकी आंखों में कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी। वह तो अभी अपने बात पर भी अटल थी। मैंने माँ से कहा, कम से कम आप हमारे लिए भगवान से प्रार्थना तो कीजिए। परंतु माँ तो बहुत ही गुस्से में और नाराज दिखाई दे रही थी और मुझे बस बार बार एक ही बात कह रही थी,
तूने मेरी तपस्या भंग की, अब तो तुम बहुत पछताओगे। थोड़ी ही देर में तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। भगवान करे कि तेरा बच्चा ऐसा पैदा हो जिसे देखने के बाद दुनिया कांप उठे। मैं तो हमेशा इसी बात से डर रहा था कि माँ की बद्दुआ भी लग जाती है, लेकिन मुझे पहली बार इस बात का विश्वास हुआ कि भगवान अच्छों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते हैं। हमेशा भगवान उसी की बात सुनते हैं जो सच्चे होते हैं। मेरी माँ ने मेरी पत्नी से नफरत की आग में गधे का मीट खिलाया था और अब शायद वह हमारा तमाशा देखना चाहती थी। मगर अजीब बात तो यह था कि जिस दिन हमारा बच्चा पैदा होने वाला था, उसी दिन माँ ने अस्पताल में रोना धोना स्टार्ट कर दिया। जब सारे लोग उनके पास पहुंचे, तब उन्होंने सभी को बताया कि अस्पताल में ही किसी जहरीले कीड़े ने उन्हें काट लिया है, जिस कारण मेरी माँ के पूरे पाँव में फोड़े फोड़े हो गए थे। आखिर अस्पताल में इतना जहरीला कीड़ा कहाँ से आया? मेरी माँ के पाँव में पूरा जहर फैल चुका था और फिर डॉक्टर को उनका एक पाँव काटना पड़ा। अगर डॉक्टर ऐसा ना करते तो शायद उनकी जान चली जाती। भगवान हिसाब करने वाला है। जो कदम बुराई के लिए चले गए थे, भगवान ने उन्हें भी सजा दे दिया था। मगर मेरी माँ को अभी भी अकल नहीं आई थी। वह कह रही थी, यह सब सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही हुआ है। जबकि मुझे समझ में आ रहा था कि भगवान ने माँ को उनकी गलतियों की सजा दी है। भगवान का श्राप था उनके लिए, क्योंकि वह एक मासूम जान के पीछे पड़ी हुई थी और अपने आप को ना जाने वह क्यों शक्तिशाली बनाना चाहती थी, और वह मेरे पहले औलाद को क्यों जान से मारना चाहती थी। आखिरकार मुझे पता चल ही गया कि माँ मेरी यह सब किसी ढोंगी बाबा के कहने पर कर रही थी। अपने आप को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में गलत रास्ते पर अपना आत्मसम्मान खो बैठी थी। मेरी माँ एक साहसी और मेहनती औरत थी, परंतु अब वो अपने आप को गलत रास्ते पर ले गई थी। अगर माँ की बद्दुआ मुझे लगती तो मुझे जरूर ही सजा मिलती और मेरा बच्चा भी सेहतमंद पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा स्वस्थ, हेल्दी और बहुत ही खूबसूरत पैदा हुआ था। भगवान ने मुझे मेरी सब्र का फल दे दिया था और गुनहगारों को सजा मिल चुकी थी। मैं अपनी माँ से अभी भी बहुत ही प्यार करता हूँ, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी औरत थी, परंतु ना जाने क्यों वो गलत दिशा में चली गई थी। मैं अपनी माँ की अभी भी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ का दिमाग तो उस ढोंगी बाबा ने पूरी तरह से ही अपने बस में कर रखा है। इसी वजह से मेरी माँ बस सिर्फ मुझे ही दोषी समझती है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊं, उनके दिमाग को फिर से कैसे बस में करूं। मुझे तो अभी भी माँ से डर लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे की जान की खतरा अभी भी टला नहीं है, क्योंकि ढोंगी बाबा ने उन्हें अपने बस में कर लिया है। अब आप ही मुझे बताइए, इस सिचुएशन में क्या मुझे अपनी माँ को अकेला छोड़ देना चाहिए, या फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सिर्फ अपनी माँ की ही सेवा करूं? मुझे आप लोगों की राय की बहुत ही जरूरत है। प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। चूंकि यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि मेरे जीवन में घटित एक सच्ची घटना है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।